सभी बच्चों को माफ कर देगा। जय हिंद, जय भारत। आज हमारी फिजिक्स की हम फिफ्थ लेक्चर पे हैं बच्चों। आज का लेक्चर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये इस साल नहीं आया, ना एमपी बोर्ड में आया, ना सीबीएसई में आया। मतलब नेक्स्ट ईयर इसके आने के चांस प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा है। पहले तो नए बच्चों को बता दें कूलम्स लॉ क्या होता है, फिर वेक्टर फॉर्म की बात करें। नए बच्चे, कूलम्स लॉ। ठीक है। आप सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है। नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमें बस इतना ही पता था अभी तक। हम जब से छठी से पढ़ते आ रहे हैं चार्जेस के बारे में। प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस माइनस को रिपेल करेगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। कूलम्स लॉ है, ठीक है, वो यही बताता है ये चार्जेस अब आपस में इंटरैक्ट कैसे करेंगे। मतलब हमने तो सिर्फ इतना ही पढ़ा था। कूलम्स लॉ ये बताएगा ये प्लस प्लस एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल करेंगे, या माइनस माइनस एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल करेंगे, या प्लस माइनस एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो कूलम्स लॉ हमको ये बताता है कैसे चार्जेस एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, चार्जेस एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं, यही कूलम्स लॉ बताता है। फिर से सुन लीजिएगा, बस इतनी सी बात है। आपका जो छूटा हुआ है वो रिकवरी क्लास में होगा, लेकिन अभी आज के टॉपिक के लिए इतना याद रखिए। अगर आप कोई आपका दोस्त मिले और आप बोलेंगे कहाँ से आ रहे हो यार, वो आपको पूछेगा, सॉरी आप बोलना बोलेंगे, वो आपसे पूछेगा मैं बोला पढ़ के आ रहा हूँ, क्या पढ़ के आ रहे हो? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बताता है? कूलम्स लॉ ये बताता है दो चार्ज आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो आपका दोस्त बोलेगा वो तो मुझे भी पता है, प्लस प्लस रिपेल करेंगे, माइनस माइनस रिपेल करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। तो आप बताना ये तुमको पता है, लेकिन मैं जो पढ़ के आ रहा हूं वो ये पढ़ के आ रहा हूं कि ये प्लस प्लस जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे वो कितने फोर्स से रिपेल करेंगे। वो प्लस प्लस जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे वो कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मैं वो पढ़ के आ रहा हूं। कूलम्स लॉ हमें ये बताता है कि दो चार्जेस आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट का मतलब होता है कैसे एक दूसरे को कितने फोर्स से, कितनी ताकत से एक दूसरे को वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, या कितनी ताकत से एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो नए वाले बच्चे देख लें, ये हो गया आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ये ले लेते हैं चार्ज Q1। ये हो गया आपके पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज। इनके बीच का डिस्टेंस है मान लीजिए R। तो बस आप इतना याद रखिए कूलम्स लॉ कहता है ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इसको यहां धक्का देगा, ये उसको वहां धक्का, ये वाला चार्ज उसको वहां धक्का देगा, क्या लगा के? फोर्स लगा। तो ये वाला चार्ज जब इस पे फोर्स लगाएगा तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज वन। फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज वन, इसको हमें बोलते आना चाहिए। ये हम बोलते हैं फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज वन। फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज वन। फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज वन। अब ये भी इस पे एक फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू। फोर्स ऑन चार्ज वन, फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू। फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू। जिनकी पहली क्लास मिस हुई है उनको ये सब नहीं पता, इसलिए बता रहा हूं। आइए वापस इस चीज को समझते हैं। कूलम्स लॉ क्या होता है, एक छोटा सा मैं क्रैश कोर्स ले रहा हूं इसका।
फिर आएंगे हम इसके वेक्टर फॉर्म पे। वेक्टर क्या होता है वो सब बताऊंगा आपको। रिलैक्स होके बैठिए, कोई एक एकांत प्लेस में बैठिए, ईयरफोन लगाइए और बैठ के इसको सुनिए अच्छे से। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ये बताता है कि दो चार्ज आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। प्लस प्लस को धक्का देता है, रिपेल करता है। तो कूलम्स लॉ ये बताता है जो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, वो कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। हर चीज में फिजिक्स है, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, कितने फोर्स से धक्का दे रहे हैं। ठीक है, आइए। तो मान लीजिए आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 और आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है Q2। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है याद रखना, और ये जो डिस्टेंस उनकी सेंटर वाली लाइन से ज्वाइन करके लिया जाता है। ये डिस्टेंस ले लीजिए आप, क्या है R। डेफिनेटली चार्ज 1 भी पॉजिटिव है, चार्ज 2 भी पॉजिटिव, तो ये उस पर फोर्स लगाएगा। हाँ भैया लगाएगा, जिसके कारण ये कहां भागेगा, उधर भागेगा। तो किसने फोर्स लगाया है, 1 ने लगाया है 2 पे फोर्स। तो जिस पे फोर्स लग रहा है ये कैसे लिखते हैं, फोर्स ऑन चार्ज 2 जिस पे लग रहा है उसको पहले लिखना, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। भैया इस पे ये फोर्स लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, 2 पे लगा रहा है, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। तो हाउ विल यू प्रोनाउंस F21, कभी मत बोलना, क्या बोलोगे, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। डेफिनेटली ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, वो भी पॉजिटिव, तो ये इधर की तरफ भागेगा। अब इसने इस पे फोर्स लगाया, इस पे लगाया, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। कूलम्स लॉ यही फोर्स बताएगा आपको कि ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी। कूलम्स लॉ कहता है ये फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू होगी, आर मतलब रिपल्शन, के टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी याद करना है, वैसे याद नहीं करना चाहिए फिजिक्स, अभी नए वालों को बस ये याद करना है। इतना फोर्स लगाएगा Q1 Q2 पे और Q2 Q1 पे, दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाएंगे। याद रखना न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये भी उस पे फोर्स लगाएगा, ये भी उस पे फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो ये याद होना चाहिए। के कहलाता है कांस्टेंट, अभी आप बस इतना याद रखो, के कहलाता है कांस्टेंट, के कहलाता है कांस्टेंट। और के की वैल्यू याद करनी है तो कर लेना, फिर बाद में करा दूंगा। 10 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अभी याद करना है तो करना, नहीं करना है तो नहीं करना, बस इसको याद रखना है कि जो फोर्स लगा रहा है चार्ज 1 चार्ज 2 पे और चार्ज 2 चार्ज 1 पे, उसकी वैल्यू क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको प्रोनाउंस करते बनने पक्का सब लोग इसको क्या बोलेंगे बताइए। हाँ अभी 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 एक लड़की बोलने वाली थी F21, फिर उसने कोई मेरा चेहरा दिखा डर गई, तो उसको याद आया हाँ ये सब नहीं बोलना, नहीं तो ये बन जाएगा हाल। चलो हाँ, फोर्स ऑन सन ड्यू टू मून। टू क्या है दीदी, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। और ये क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। मैं क्या बोल रहा हूं, हमें नोट्स खुद बनाने हैं, हमको कोशिश करनी है। भैया आपके साथ हैं, मटेरियल देंगे, लेकिन कोशिश नोट्स खुद बनाने हैं, इसको पढ़ते आना चाहिए। फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। और ये जो फोर्स है इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, फोर्स ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन मतलब धक्का दे रहे, इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, याद हो गया भाई। तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म। अरे वेक्टर फॉर्म में इसको क्यों बताया गया, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्यों बताया गया, पहले मैं आपको जवाब देता हूं। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है,
वेक्टर क्वांटिटी। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका डेरिवेशन वेक्टर फॉर्म में भी करना पड़ता है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है आइए समझते हैं और मेहनत करते हैं। मन लगाइएगा, वेक्टर्स 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 वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब बता रहा हूं, और साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर्स वो होते हैं जिनके साथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर। जैसे मैंने बोला 2, मैंने बोला 3, मैंने बोला 5, मैंने बोला 7, मैंने बोला 9, ये सब कहलाते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब नंबर। मेरा वेट 62 केजी है, मैग्नीट्यूड है 62। मेरे पास 20 फोन्स है, मैग्नीट्यूड है 20। मेरा ब्लड 5.5 लीटर है, तो भैया मैग्नीट्यूड हो गया 5.5। तो मैग्नीट्यूड मतलब होता है नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू। वेक्टर्स कौन होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है? फोर्स। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि हमको पता है जब भी हम कहीं फोर्स लगाते हैं तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है और किसी डायरेक्शन में लगाते हैं। जब भी हम कहीं फोर्स लगा रहे हैं तो कोई कुछ ना कुछ हम ना मैग्नीट्यूड से लगाएंगे ना, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, और कहीं भी लगा देंगे क्या? नहीं, हम एक डायरेक्शन में लगाएंगे ना। मम्मी ने बोला किताब उठा के वहां रख दो, वहां मतलब कोई एक डायरेक्शन दिया है ना। तो जब हम उस किताब को उठा रहे हैं तो हमने क्या किया? कुछ ताकत लगाई, कुछ फोर्स लगाया, तो वो क्या हो गया भैया? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन जो हमें मम्मी ने दिया है, तो इसलिए फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। तो जिन जिन फॉर्मूले पे, जिन जिन डेरिवेशन में फोर्स, अगर आपको फोर्स स्केलर क्वांटिटी में बताया जाए, आपको वो वेक्टर क्वांटिटी में भी निकालना पड़ेगा। हम करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ, किसमें? वेक्टर फॉर्म में। उससे पहले हम सीख रहे हैं वेक्टर क्या होता है। हमें क्लियर हो गया भैया, वेक्टर मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर्स कौन होते हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अभी हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो याद रखिए वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। Vector quantities are those quantities which have magnitude as well as direction. Vector quantities are those quantities which have magnitude as well as direction. Vector quantities are those quantities which has magnitude as well as direction. वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। डेफिनेशन याद कर लीजिए। व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। याद हो गया। अब आइए, कोई भी वेक्टर को कैसे बनाया जाता है? ठीक है, वेक्टर कैसे बनाया जाता है? देखिए, ये कहलाती है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये कहलाती है आपकी वाई एक्सिस, और ये कहलाती है आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, ठीक है। अभी तक हम 11th क्लास में कोई इक्वेशन को ऐसे लिखते थे 2x + 3y + 4z, ऐसे लिखते थे। अब अगर मैं आपको बोलूं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो वेक्टर फॉर्म में एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाता है आई कैप से। आई कैप, आई कैप, क्यों? रीजन दूंगा। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाता है जे कैप से, और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाता है के कैप से। एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप, जेड एक्सिस के कैप। तो अगर मैं किसी वेक्टर को, अगर मैं किसी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिखूंगा 2i कैप +3j कैप +4k कैप। भैया ये कैप 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 क्या है? अभी आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। ये जो कैप है ये डायरेक्शन बताती है। ये जो कैप होती है ये डायरेक्शन बता रही है। भैया डायरेक्शन, हाँ, ये आपको पता है ना वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो होता है जिसके पास, प्यारे बच्चों, एक मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन कौन बताता है? यहाँ पे कैप। मैग्नीट्यूड कहाँ है? आइए अब ये बताता हूं। मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, अगर इस वेक्टर को मैं एफ वेक्टर मान लेता हूं, ये 2i कैप +3j कैप
प्लस 4k कैप। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर कैसे निकालते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर ऐसी दो डंडी बना देते हैं, इक्वल्स टू रूट ओवर आई कैप के बाजू वाले का होल स्क्वायर प्लस जे कैप के बाजू वाले को कोएफिशिएंट कहते हैं का होल स्क्वायर प्लस के कैप के बाजू वाले का होल स्क्वायर। साइन भी लेते हैं, अभी तो सब में प्लस है तो प्लस ही आया, अगर माइनस भी होता तो -4 का स्क्वायर भी प्लस होता। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर आ गया रूट ओवर 4 प्लस 9 प्लस 16। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर आ गया रूट ओवर 29। तो अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है रूट 29 और डायरेक्शन कौन बता रहा है, कैप कैप कैप। भैया कैप कैसे डायरेक्शन बताते हैं वो बताऊंगा अब आपको, पहले आपको ये सिखा रहा हूं कि वेक्टर कैसे बनाया जाता है, फिर अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास है एक्स एक्सिस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से। ये आपके पास है वाई एक्सिस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे जे कैप से। ये आपके पास है जेड एक्सिस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे के कैप से। अभी तक आप 11th क्लास तक ऐसे इक्वेशन लिखते थे। ओके ओके, अब मैं आपको बोलता हूं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो आप लिख दो, इसको ले लो एफ वेक्टर इक्वल्स टू एक्स एक्सिस की जगह आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अभी बेसिक समझा रहा हूं, ठीक है भैया, ये बन गई वेक्टर इक्वेशन। अब ये जो वेक्टर है इसके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। अभी भैया ने बताया डायरेक्शन कौन बताएगा, आई कैप जे कैप के कैप, क्यों वो भी आपको बताता हूं। अभी मैग्नीट्यूड, पहले मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पहले वो देखिए। जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर आई कैप के बाजू वाले का होल स्क्वायर, मतलब आई कैप के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर, जे कैप के कोएफिशिएंट बाजू वाले का होल स्क्वायर, के कैप के बाजू वाले का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर अपने पास आ गया रूट ओवर 9 प्लस 9 प्लस 9। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर अपने पास आ गया रूट ओवर 27। इस तरीके से किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। अब जो भी मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, अब आप देखिए ये जो आपने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ, ये सिर्फ क्या है मैग्नीट्यूड, क्योंकि के भी कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, के की वैल्यू, चार्ज की भी कुछ वैल्यू होगी, चार्ज 10 कूलम 20 कूलम 5 10 माइक्रो कूलम 20, कुछ ना कुछ तो होगी, इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, डिस्टेंस भी मीटर में होगा। मतलब जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक नंबर आएगा। नंबर आएगा मतलब क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। अब हमें तो इसको बनाना है क्या, वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड आएगा हमें इसके साथ, मैग्नीट्यूड के साथ इसको क्या देना पड़ेगा, डायरेक्शन, तभी तो ये वेक्टर कहला पाएगा, नहीं तो नहीं। आइए बात करते हैं एक बार और, समझिएगा, बहुत मन लगा। एक बार और बताऊंगा आपको, लेकिन आपको पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। अगर 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 किसी चीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, समझना बच्चों, अगर किसी चीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और आपको उसको डायरेक्शन देना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तभी तो बनेगा वेक्टर। अगर किसी चीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और आपको उसको क्या देना है, डायरेक्शन, ताकि वो बन जाए क्या, वेक्टर, उसके लिए आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमेशा यूनिट वेक्टर से। अरे भैया ये क्या है, फिर से, अगर अगर ठीक है, अगर सुनना ध्यान से, ध्यान से मन लगा, अगर आपके पास कोई एक वेक्टर जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं है, और आपको उसको वेक्टर बनाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिसको भी आपको वेक्टर बनाना है उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब आ जाओ यूनिट वेक्टर क्या होता है समझ।
व्हाट इज यूनिट वेक्टर? पहले हिंदी। यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप से। यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप से। अगर कोई भी एक वेक्टर है ए वेक्टर और हमें उसे यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसका फॉर्मूला है ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर कोई भी हमारे पास बी वेक्टर है और हमें उसे यूनिट वेक्टर बनाना है, मतलब उसके ऊपर कैप लानी है, क्योंकि अगर यूनिट वेक्टर बन गया तो डायरेक्शन आ गया, क्योंकि यूनिट वेक्टर जैसे ही बन जाएगा उसके ऊपर आ जाएगी कैप और वो बताने लगेगी क्या? डायरेक्शन। जैसे मेरे पास एक बी वेक्टर, मुझे इसे यूनिट वेक्टर बनाना, तो यूनिट वेक्टर बनाने का फॉर्मूला बी कैप इक्वल्स टू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है सी वेक्टर, मुझे उसे यूनिट वेक्टर बनाना है, तो फॉर्मूला सी कैप इक्वल्स टू सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है डी वेक्टर और मुझे उसे क्या बनाना है? यूनिट वेक्टर। जब भी कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर बनेगा बच्चों, तो उसके सर पे क्या आ जाएगी? कैप। और वो क्या यूनिट वेक्टर क्या करता है? डायरेक्शन दे देता है। किसी भी वेक्टर को अगर कोई भी वेक्टर को हमें प्रॉपर डायरेक्शन देना है तो उस वेक्टर को बना दो यूनिट वेक्टर। तो डी कैप को यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला डी कैप इक्वल्स टू डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, याद रखना, वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है किसी भी वेक्टर को। आइए बात करते हैं, फिर से हम बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? ठीक है भैया, यूनिट वेक्टर को कभी बच्चों ऐसे नहीं डिनोट करते, ये तो ए वेक्टर है। यूनिट वेक्टर में लग जाता है कैप और वो उसको डायरेक्शन दे देता है। यूनिट वेक्टर को आप डिनोट करते हो आई कैप, जे कैप, के कैप, ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप, ई कैप। अगर किसी वेक्टर, अगर मैं आपको कोई एक वेक्टर दूं आर वेक्टर और मैं बोलूं इसको यूनिट वेक्टर बनाओ, कौन कौन बना सकता है आर वेक्टर को यूनिट? ठीक है, इस आर वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने का फॉर्मूला आर कैप। क्यों बच्चों कैप? क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर बन गया ना, और जैसे यूनिट वेक्टर बन गया वेक्टर नहीं लगाएंगे, कैप लगाएंगे। तो अगर आर वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है तो फॉर्मूला आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। मान लो एक वेक्टर है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर बनाना, तो कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपको पता है, बस उस फॉर्मूले में डाल दो, तो ये बंदा R की जगह आएगा, मतलब R2 माइनस R1 कैप, R2 माइनस R1 कैप इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये समझना पड़ेगा टाइम लेके आपको। बच्चों को ये समझ नहीं आता और हाँ में हाँ मिला देते हैं। प्लीज पहले समझिए फिर बात करते हैं। आइए, तो बात हम लोग कर रहे हैं यूनिट वेक्टर की। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? भैया डिनोट करते हैं ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप। किसी भी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर बनाना है, जैसे मेरे पास है ए वेक्टर, उसको यूनिट वेक्टर बनाना है, कैसे बनाएंगे? जब ए वेक्टर यूनिट वेक्टर बनेगा तो उसका नाम पड़ जाएगा ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मेरे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर, उसको यूनिट वेक्टर बनाओ, तो बी कैप इक्वल्स टू बी वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब मेरे पास एक वेक्टर है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, आपको इसको यूनिट वेक्टर बनाना है। क्यों बनाना है? ताकि इसको क्या बेस आए ना, डायरेक्शन। क्योंकि कोई भी वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मुझे इसे यूनिट वेक्टर बनाना है तो मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा, ये बंदा यहां लिख दूंगा, लेकिन अब इसके सर पे आ जाएगी टोपी, तो R1 माइनस R2 क्या इक्वल्स टू
R1 vector minus R2 vector whole upon magnitude of R1 vector minus R2 vector। मैग्नीट्यूड क्या मतलब होता है आपको पता है ना? मैग्नीट्यूड निकलते साथ किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पता है ना आपको? याद है? किस किस को याद? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई? मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, ये ले लिया मैंने एफ वेक्टर। मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर आई कैप के बाजू वाले का होल स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर आ गया 13 प्लस 4 17। ऐसे हम लोग किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैंने क्लास शुरू होने से पहले आपको बताया, फिर बता, देखो झूठा हाथ ऊपर नहीं करना। देखो वेक्टर पढ़ा नहीं ना, इसलिए ऐसी दिक्कत जा रही है। बड़ा होता तो दिक्कत नहीं जाती। आइए दो और मैग्नीट्यूड निकालते, फिर पहुंचेंगे यूनिट वेक्टर पे, फिर करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत जबरदस्त है, आपको समझ आ जाएगा अगर आप मेहनत करोगे तो। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है एफ वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 9k कैप। मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड निकालो। पहले तो मन लगाना बच्चों, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा फिजिक्स में, है ना? जो इंसान डम्बो जैसे बैठा रहेगा ना, वो फिजिक्स नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ कुछ भी पाना मारे, कोई भी बेस्ट टीचर के पास चले जाए, डम्बो बच्चों के लिए फिजिक्स नहीं रहता। उनके लिए रहता है जिनमें एनर्जी होती है, जो सीखना चाहते हैं। मेरे पास एक वेक्टर है एफ वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 9k कैप। मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो आपने निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर 2 द होल स्क्वायर, मतलब आई कैप के कोएफिशिएंट मतलब बाजू वाले का होल स्क्वायर, जे कैप के कोएफिशिएंट मतलब बाजू वाले का होल स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट मतलब बाजू वाले माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर रूट ओवर 4 प्लस 16 प्लस 81। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर आ गया 20 प्लस 81 रूट ओवर 101। ऐसे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। कभी भी कोई पूछ ले, अटकना नहीं, हाथ ऊपर करना, है ना? अब ये वेक्टर का हो गया मैग्नीट्यूड। इसके पास डायरेक्शन है, हाँ भैया, क्योंकि हर एक मैग्नीट्यूड के साथ एक क्या जुड़ा हुआ है? यूनिट वेक्टर। 2 के साथ एक यूनिट वेक्टर है आई कैप, 3 4 के साथ एक यूनिट वेक्टर है जे कैप, 10 के साथ एक यूनिट वेक्टर है के कैप। तो बात को समझना, बात को अंडरस्टैंड करना बच्चों, यदि आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो चलो अब पहुंचते हैं हम लोग वापस यूनिट वेक्टर। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? क्या बताओ? यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड मतलब दर्शाते हो, लैंग्वेज लेना। यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय क्या? ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी वेक्टर, जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर, उसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या होगा? ए कैप, क्योंकि जब वेक्टर बन जाएगा तो कैप लग जाएगी, तो हो जाएगा ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जैसे मेरे पास एक बी वेक्टर, उसको मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है तो फॉर्मूला हो जाएगा बी कैप इक्वल्स टू बी वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, इसको मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है तो मैं क्या करूंगा बच्चों? इसकी जगह उसको लिख दूंगा r1 माइनस r2, क्योंकि यूनिट वेक्टर बन के इक्वल्स टू बी वेक्टर की जगह यही बंदा वेक्टर में आ जाएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यही बंदा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो पता है भैया? कोई भी नंबर होंगे, हाँ,
ये तो ऐसा लिखा, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो आगे पर कर। हाँ भैया, वैसे हमारे पास एक जैसे मान लो यही वेक्टर हमारे पास होता 2i कैप -3 j कैप -k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता, √2 द होल स्क्वायर प्लस -3 द होल स्क्वायर प्लस -1 द होल स्क्वायर, √4 प्लस 9 प्लस 1 √14। इस तरीके से वेक्टर। ओके, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। होपफुली यहां तक आपको समझ आया होगा। एक बार और रिकॉल कर रहा हूं शुरू से अभी तक जो मैं आपको बताया है, सो दैट आप आगे बढ़ पाए, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे आप आगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको शुरू से ये जो बताया, पहले मैंने स्टार्ट किया व्हाट आर वेक्टर्स। आपको पता है वेक्टर, vector quantities are those quantities which have magnitude as well as direction। डेफिनेशन लिखने नहीं आती तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप पहचान पाओ यार एक्सेलरेशन क्या वेक्टर है। हाँ यार, जब हम अपनी गाड़ी का फिजिक्स हर कहीं है, मैंने बोला हम एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं गाड़ी का, तो एक डायरेक्शन में जाने के लिए बढ़ाते हैं। मतलब एक्सेलरेशन की तो भैया कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। हमने गाड़ी का एक्सेलरेट एक्सेलरेट कर दिया, हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, क्योंकि हमें कहीं पहुंचना है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है, मतलब स्पीड में कोई नंबर भी होगा और डायरेक्शन तो हमें कहीं जाना है। इसलिए फिजिक्स हर चीज में मिलेगा आपको, डेली लाइफ में मिलेगा आपको। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये आपको क्लियर हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये वेक्टर है हमारा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये भी आपको क्लियर हो। ये बताने के बाद मैंने आपको बताया था, अगर आपको किसी वेक्टर को डायरेक्शन देना है, अगर आपको, आपके पास मैग्नीट्यूड है और आपको देना है डायरेक्शन, आपके पास मैग्नीट्यूड है और आपको देना है डायरेक्शन, आपके पास मैग्नीट्यूड है और आपको देना है डायरेक्शन, तो आप क्या करो, वो जो वेक्टर रहेगा उसको किस में बदल दो, यूनिट वेक्टर। अगर आप किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल दोगे, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल दोगे, तो ऑटोमेटिकली उसको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है ही और डायरेक्शन मिल जाए। ठीक है, फिर मैंने आपको मैग्नीट्यूड तो सिखाया, यूनिट वेक्टर के बारे में एक आखिरी बार और बता दूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं, जागे रहिए। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर, ठीक है, याद रखना। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो देख लेना, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड मतलब दर्शा है, यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप एंड सो। कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, जैसे है ए वेक्टर, इसको बदलना है यूनिट वेक्टर में, कैसे बदलेंगे फॉर्मूला, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता ही। आइए आगे बढ़ते। अब क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं वेक्टर्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेक्टर्स में ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, आराम से समझ, ठीक है, बहुत आराम से। पहले हिंदी, मैं आपसे पहले इंग्लिश में बात, मान लेते हैं ये इनिशियल पॉइंट है ए, इनिशियल मतलब शुरुआती, मान लेते हैं ये इनिशियल पॉइंट है ए, ठीक है। अच्छे से देखना बच्चों, मन लगा के, ये बनेगा तो आगे वेक्टर फॉर्म बन पाएगा ना, रटना पड़ेगा। मान लेते हैं ये इनिशियल पॉइंट है ए, यहां से हमने एक वेक्टर बनाया ए बी वेक्टर, देखिए मैंने डायरेक्शन दी। मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट है ए, इनिशियल मतलब शुरुआती पॉइंट है ए, यहां से मैंने एक वेक्टर बनाया ए बी वेक्टर। मान लेते हैं बी कहलाता है टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट। मान लेते हैं इस टर्मिनल पॉइंट से मैंने एक और वेक्टर बनाया बीसी वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ ये कहता है जो रिजल्टेंट होता है, जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट से बनता है, इनिशियल पॉइंट से, और वो कहलाता है एसी वेक्टर। और ये रिजल्टेंट एसी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर। आइए फिर समझते, ध्यान लगा, टाइम लगेगा,
थोड़ी सी मेहनत कर। हम क्या बात कर रहे हैं बच्चों? ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर ये नहीं बनेगा तो आपको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अच्छे से सीख लोगे तो कोई मुसीबत का सामना नहीं पड़ना पड़ेगा। मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट है ए, एक इनिशियल पॉइंट है ए, हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट है ए। यहां से हमने एक वेक्टर बनाया, नाम है ए बी वेक्टर। और ये जो बी है ये कहला रहा है हमारा टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। फिर हमने टर्मिनल पॉइंट से एक वेक्टर बनाया बीसी वेक्टर। तो ट्राइंगल ऑफ एडिशन कहता है जो रिजल्टेंट होता है, जो आंसर होता है इसका, वो हमेशा इनिशियल पॉइंट से ही बनाया जाता है। ये आंसर है। मतलब ए सी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। आइए वापस समझते हैं, इसी को ट्राइंगल लॉ कहते हैं। मन लगा के देखिएगा। आइए हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट है ए। देखिएगा मैं थोड़ा आपके दिमाग को भी टेस्ट करूं। यहां से हमने एक वेक्टर बनाया ए बी वेक्टर, ठीक है। और तो बी कहलाएगा हमारा कौन सा? टर्मिनल पॉइंट। इस टर्मिनल पॉइंट से मैंने एक और वेक्टर बनाया जिसका नाम है बीसी वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ ये कहता है जो रिजल्टेंट होता है, जो आंसर होता है, वो हमेशा इनिशियल पॉइंट से बनाया जाता है। मतलब दिस ए सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। आइए फिर देखिए, इधर से बनाओ चाहे उधर से बनाओ, एंड यू मस्ट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस इन इंग्लिश ऑल्सो। Let us consider an initial point A. From this initial point, a vector is drawn as AB vector. From the terminal point B, another vector is drawn as BC vector. Therefore, resultant is drawn from the initial point called AC vector. AC vector equals to AB vector plus BC vector. और जो अंग्रेजी ना लिख पाए कोई बात नहीं, टूटी फूटी लिखें, खुद से लिखें। आइए फिर देखते हैं ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मेहनत करिएगा तभी हमको कूलम्स लॉ बनेगा वेक्टर फॉर्म। लेट अस कंसीडर अ इनिशियल पॉइंट ए, थोड़ा अंग्रेजी में बोलूं। लेट अस कंसीडर अ इनिशियल पॉइंट ए, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ इनिशियल पॉइंट ए। फ्रॉम दिस इनिशियल पॉइंट अ वेक्टर इज ड्रॉन कॉल्ड ए बी वेक्टर। B is called the terminal point. From this terminal point, a vector is drawn called BC vector. Therefore, resultant is always drawn from initial point called AC vector. So AC vector, ये है मेन इक्वेशन। AC vector equals to AB vector plus BC vector. This is the point. ऐसे ही आता है पैरेललोग्राम का, अभी भी ट्रायंगल लॉ। किस किस को आ गया ट्रायंगल? एक आखिरी बार, then we'll start. अरे इतनी बार क्यों बता रहे हो, हम वो तो बन गया है। किसने कहा? अभी बुलवाऊंगा तो शाहरुख बन जाओ। Let us consider an initial point A. From this initial point, a vector is drawn called AB vector. B is the terminal point. From this terminal point, a vector is drawn called BC vector. Therefore, resultant is always drawn from initial point called AC vector. So AC vector equals to AB vector plus BC vector. Let's start बच्चों। आपको किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है, आपको पता है कैसे बनाएंगे।
अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेहनत करिएगा। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी 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 कहाँ है भैया? क्वेश्चन कैसा आता है? स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव। स्पेलिंग गलत लिख दूं, कौलम की तो बुरा नहीं मानना, LOMB। स्टेट एंड प्रूव कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चालू करें, कूलम्स लॉ वेक्टर में लाना है, स्टार्ट करते हैं। Let us consider two charges Q1 and Q2. Let us consider two charges Q1 and Q2 at point A and B. Let us consider two positive charges Q1 and Q2 at point A and B. Let us consider two positive charges Q1 and Q2 at point A and B, which are at a distance of R from each other. Let us consider two positive charges Q1 and Q2. Let us consider two positive charges Q1 and Q2 at point A and B, which are at a distance of R from each other. Okay. Let us consider two positive charges Q1 and Q2 at point A and B, which are at a distance of R from each other. इसमें इस पे फोर्स लगा। Let F21 be the force on charge 2 due to charge 1. ये इस पे लगा है, तो let F12 be the force on charge 1 due to charge 2. ये सब हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। We are writing each and everything. If I'll ask you, you have to write this. समझ गए? इसलिए कैसे? मैं तो लिख लूंगी, आप मेरे को हल्के हल्के देते हो। Let us consider two positive charge Q1 and Q2 at point A and B, which are at a distance of R from each other. Let F21 be the force on charge 2 by charge 1. Let F12 be the force on charge 1 due to charge 2. अब भैया सबसे पहले ये जो फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है, इस पे वो निकालती, ठीक है भाई? ये वाला फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1, और किसमें निकालना? वेक्टर के टाइम्स ऑफ Q1 into Q2 अपॉन, ठीक है, R स्क्वायर। अब ये पूरा क्या है? मैग्नीट्यूड है नहीं, हमें तो चाहिए वेक्टर। कौन सा वेक्टर चाहिए? ए से बी तक का, ए से बी तक का वेक्टर चाहिए, ए टू बी वाला वेक्टर चाहिए। तभी तो वो वेक्टर हम यहां लिखेंगे। ये जो वेक्टर हमें चाहिए,
ये वेक्टर पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें मैग्नीट्यूड तो है, वो वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा, फिर उस वेक्टर को हमें यूनिट वेक्टर बना के यहां इंटू करना पड़ेगा, तो ये मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा और वेक्टर भी आ जाएगा। फिर इसे समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैग्नीट्यूड तो है, यहां से यहां ये इस पे ताकत लगा। अब ए टू बी का एक वेक्टर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें? सबसे पहले फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1 k टाइम्स ऑफ q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसका वेक्टर कहां है? तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक इनिशियल पॉइंट मानते हैं, वो पूरा करते हैं। लेट अस कंसिडर इनिशियल पॉइंट O, ठीक है। फ्रॉम दिस इनिशियल पॉइंट अ वेक्टर इज ड्रॉन नेम्ड R1 वेक्टर और OA वेक्टर, ठीक है। लेट अस कंसिडर इनिशियल पॉइंट, हमें क्या निकालना है, AB वेक्टर निकालना है, उस डायरेक्शन का वेक्टर। Let us consider initial point O. From this initial point, a vector is drawn named OA vector. A is the terminal point. From terminal point, another vector is drawn named R vector. क्योंकि ये तो R, तो रिजल्टेंट कहां से बनेगा आपको पता है, हमेशा इनिशियल पॉइंट्स। तो रिजल्टेंट इज OB वेक्टर विच इज R2 वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ लगाते हैं, क्या कहता है, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ऐसा नहीं लिखता, ऐसा नहीं, OB वेक्टर इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। OB की वैल्यू क्या है, R2 वेक्टर। OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू R1 वेक्टर। AB की वैल्यू क्या है, R वेक्टर। इसको उठा के यहां ले, तो हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर। तो भैया R वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। मतलब किसकी वैल्यू आ गई, AB वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, बोल दो बच्चों, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब उसको यहां पे हम कर देते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ जो मल्टीप्लाई, तो हम उसको कर देते हैं यहां मल्टीप्लाई। क्या वेक्टर है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। लेकिन हमें इसको देना है डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको यूनिट वेक्टर बनाना। इसको यूनिट वेक्टर बनाते, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 k टाइम्स ऑफ q1 इंटू q2 अपॉन, अब इस r की वैल्यू भी यही है या नहीं, उसको मैग्नीट्यूड में लिखना। मैग्नीट्यूड क्यों, कारण बताऊं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर। R की वैल्यू ये डाल दी यहाँ पे और लगा दिया मैग्नीट्यूड और बड़ा है स्क्वायर। अब इसको यूनिट वेक्टर कौन कौन बना सकता है, आपको पता, फॉर्मूला A कैप इक्वल्स टू A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। आपके पास, हाँ आपके पास क्या है, बोल दो सर, R2 माइनस R1 कैप इक्वल्स टू क्या होगी, तो भैया हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं भैया, कैप लगा दी। कैप कैप लगाने के बाद इसकी वैल्यू क्या, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R। ये दोनों आपस में इंटू, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आ गया, k q1 इंटू q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। ये आ गया इसका वेक्टर फॉर्म। आइए वापस देखते हैं, अभी दूसरे का भी निकालना, पहले का तो समझो, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। स्टेट एंड प्रूव कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो बच्चों इजी नहीं है, वो तो भैया 25 बार बता देंगे आपको,
वरना आपको ये रटना पड़ेगा अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करो। लेट अस कंसिडर two positive charges Q1 and Q2, ठीक है, at point A and B, and the distance between these two charges is R. ठीक है, let F21 be the force on charge 2 by charge 1 and F12 be the force on charge 1 by due to charge 2. इतना क्लियर? अब हम सबसे पहले ये वाला फोर्स लिखा, वेक्टर फॉर्म, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर। इनटू में हमें चाहिए वेक्टर, क्योंकि ये तो पूरा क्या है, मैग्नीट्यूड। हमें अगर कोई भी वेक्टर फॉर्म चाहिए तो मैग्नीट्यूड के साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। तो पहले हमें तो चाहिए एक वेक्टर। कौन सा वेक्टर, कहां से कहां तक का बच्चों, ए से बी तक का, ऐसे बना ए टू बी, क्योंकि ये फोर्स उस पे लगा। उसके लिए हम एक टर्मिनल पॉइंट लेते हैं। Let us consider a terminal point O. From this terminal point, a vector is drawn named OA vector, जिसको ले लेना R1 vector। तो B A कौन सा, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, तो A क्या हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट से एक वेक्टर बनाया, नाम क्या है उसका, R वेक्टर। रिजल्टेंट कहां से बनेगा, इनिशियल पॉइंट से, वो हो गया OB वेक्टर, और इसको नाम दे दिया R2 वेक्टर। ट्राइंगल लॉ लगाते हैं, आंसर ये, तो बोलेंगे OB वेक्टर इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। OB वेक्टर कितना है बच्चों, R2 वेक्टर। OA वेक्टर कितना है बच्चों, R1 वेक्टर। AB वेक्टर कितना है बच्चों, R वेक्टर। तो हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर। तो ये आ गया वेक्टर A टू B का। तो A टू B का वेक्टर यहाँ पे इंटू करने जाएंगे R2 माइनस R1, लेकिन हमें तो इसको क्या बनाना है, यूनिट वेक्टर। क्योंकि जब तक ये यूनिट वेक्टर नहीं बनेगा, जब तक इसके ऊपर कैप नहीं लगेगा, तब तक डायरेक्शन नहीं आए। तो जब हम इसको वहां लिखेंगे R2 माइनस R1 लिख देंगे, ऊपर कैप। अब कौन कौन है ये, इसकी वैल्यू निकाल, चलिए निकालते। फॉर्मूला क्या हो, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो हमारे पास क्या है, R2 माइनस R1 कैप इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1। इसको उठा के वहां डाल। तो force on 2 due to 1, force on charge 2 due to charge 1 equals to k times of q1 into q2। अभी ये r को वैसे ही लिख देता हूं, और इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब आपको पता है force on charge 2 due to 1 equals to k times of q1 into q2 upon r की वैल्यू क्या आई थी आपकी, r की वैल्यू आई थी, तो ये लिख दीजिए R2 माइनस R1 आई, और स्क्वायर लगा इसलिए लगता है मैग्नीट्यूड, क्यों अभी बताऊंगा, वेक्टर इनटू, यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है, वैसे ही R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब दो नंबर जब एक जैसे इनटू होते हैं तो ऊपर के पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड। ये भी दो मैग्नीट्यूड का मतलब तो नंबर होता है, दो नंबर अगर इनटू होते हैं एक जैसे तो ऊपर के पावर हो जाएंगे ऐड।
तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ q1 into q2 into r2 vector minus r1 vector whole upon magnitude of r2 vector minus r1 vector the whole cube। ये हमें निकालना है। ये तो हमने निकाला है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। अब निकालना पड़ेगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज। 5 नंबर का है। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा कि मैं आपको छोड़ दे रहा हूं, वो भी करनी पड़ेगी। तो स्टेट एंड प्रूव है तो आप लिख रहे हो। कल आपका नोट्स देखूंगा बच्चों आपने कैसे लिखा। Let us consider two positive charge Q1 and Q2 at point A and B, and the distance between these two charge is R. Let F21 be the force on charge 2 due to charge 1. Let F12 be the force on charge 1 due to charge 2. तो पहले निकालते हैं F21 वेक्टर फॉर्म। Therefore, vector of force on charge 2 due to charge 1 formula k times of q1 into q2 upon r square into चाहिए एक वेक्टर, लेकिन वो कौन होना चाहिए? कैप में होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। मतलब हमें एक वेक्टर निकालना है कहां से कहां तक का, ए से बी तक, क्योंकि ये फोर्स उस पे लगा। तो निकालते हैं ट्राइंगल लॉ लगा। Let us consider an initial point O. From this initial point, a vector is drawn, OA vector. Let R1 vector. A is the terminal point. From this terminal point, a vector is drawn as AB vector, which is R vector. Resultant is drawn from हमेशा कहां से? Initial point. ठीक है, और इसको ले लेते हैं R2 vector। तो भैया ट्राइंगल लॉ क्या हो? रिजल्टेंट से शुरू होता तो हो गया ओबी वेक्टर इक्वल्स टू ओए वेक्टर प्लस एबी वेक्टर। ओबी वेक्टर की वैल्यू, सॉरी क्या है आपके पास, ओबी वेक्टर की वैल्यू बोल देंगे बच्चों R2 में। ओबी वेक्टर की वैल्यू है ना R2 में, तो लिख देंगे क्या R2 में। ओए वेक्टर की वैल्यू क्या है R1 में, और ए बी वेक्टर जो निकालना है वो है आर में। यहां ले आओ तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इक्वल्स टू R है। तो ये आ गया आपका वेक्टर, इसको उठा के वहां लिख दो तो हो गया R2 माइनस R1, और लगा दिया हमने ऊपर क्या, क्योंकि डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर बना। अब इसको यूनिट वेक्टर कैसे बना? भैया बना सकते, उसके लिए हमें पता है ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो हमारे पास है R2 माइनस R1 कैप इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R। वैल्यू उठा के डाल दी। फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ q1 into q2 अपॉन r स्क्वायर into इसकी वैल्यू क्या, R2 vector minus R1 vector whole upon magnitude of R2 vector minus R1. So force on charge 2 due to charge 1 equals to k times of Q1 into Q2 upon इस R की वैल्यू आपको पता है वेक्टर फॉर्म में आई है R2 minus R1, और लगा है स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड लगा के स्क्वायर लगाना, रीजन 2 into R2 vector minus R1 vector whole upon magnitude of R2 vector minus R1। ये नीचे वाले दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड। तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 k टाइम्स ऑफ q1 into q2 into ब्रैकेट्स R2 vector minus R1 vector whole upon magnitude of R2 vector minus R1 vector the whole cube हो गया। अरे भैया कैसे हो गया? अब हम निकालेंगे दूसरा है, जान लोगे क्या? फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स
ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज क्या आना चाहिए, k टाइम्स ऑफ q1 into q2 into r1 vector minus r2 vector whole upon magnitude of r1 vector minus r2 vector the whole cube ले आएंगे। बस इस बार थोड़ा सा दिमाग बदल। तो प्यारे बच्चों फाइनलाइज कर रहे हैं पूरा आखिरी। तो आपके पास आखिरी मौका है, आखिरी कौन है, छक्का मार। इतनी बार कोई पागल नहीं होगा तो कोई दूसरी ऑनलाइन क्लास में देख लो। स्टेट एंड प्रूव कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थ्योरी लिख पाओगे कि डिक्टेट करोगे? Let us consider two positive charges Q1 and Q2 which at point A and B and the distance between them is R. Let F21 be the force on charge 2 by charge 1. Let F12 be the force on charge 1 by charge 2. पहले यही F12 है, हाँ, force on charge 1 due to charge 2 equals to k times of q1 into q2 upon r square into एक ऐसा वेक्टर चाहिए, मतलब इस बार हमें वेक्टर क्या चाहिए भैया, बी ए नहीं आएगा। Let us consider initial point O. From this initial point, अब देखो अब ऐसे चाहिए तो वहां बनाना, ठीक। A vector is drawn named as बोलो OB vector which is the resultant is drawn from initial point named as R vector. Formula OB vector है ना, रिजल्टेंट इनिशियल पॉइंट से बना है, मतलब क्या हो गया, ये तो OB प्लस OBA इक्वल्स टू OA। और कौन बता सकते, बता मुझे। OA वेक्टर इक्वल्स टू OB वेक्टर प्लस AA। ये OA की वैल्यू बताइए। अब यही पूरा बच्चा गलती का जो आपने, इसलिए मैंने पढ़ के आपको याद रखना बच्चों, जब भी कभी आप जो आपने पहले वेक्टर्स लिए थे ना वही ले, ये R2 है तो उसको R2 ही रखना पहले, तो अभी भी R2 ही लेना। इसको R1 लिया था पहले तो अभी भी R1। यही बच्चा गलती नहीं समझे क्या बोलूं, देखो मैं कराता हूँ। Let us consider an initial point O. From the initial point a vector is drawn named R2 vector, क्योंकि भैया पहले भी ये R2 ही था, तो अभी कैसे बदल देंगे इसको, R2 टर्मिनल पॉइंट से एक वेक्टर बनाया गया, नाम क्या है इसका बच्चों, R वेक्टर। रिजल्टेंट कहां से बनाया जाएगा, इनिशियल पॉइंट से, तो वो हो गया OA। और इसको क्या ले लेते हैं, R। तो बोलो रिजल्टेंट बोलो, OA vector equals to OB vector plus BA vector। OA की वैल्यू कितनी है बच्चों, R1 वेक्टर। OB की वैल्यू कितनी है, R2 वेक्टर प्लस BA की वैल्यू कितनी है, R। तो नीचे आ गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इक्वल्स टू R। अब वहां रख दो कैप में डाल, तो हो गया R1 माइनस R। तो फोर्स ऑन charge 1 due to charge 2 k times of q1 into q2 upon r square। इसको बना लो यूनिट वेक्टर, बना सकते हो, बोलो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर।
तो भैया फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ q1 इनटू q2। इस r की वैल्यू क्या आई थी भैया, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, और स्क्वायर लगाए तो मैग्नीट्यूड लगा के स्क्वायर इनटू क्या हो गया, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2। तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 आ गई k टाइम्स ऑफ q1 into q2 into r1 vector minus r2 vector whole upon magnitude of r1 vector minus r2 vector whole cube। दोनों फोर्स आ इसको सॉल्व फिर से कोई को पूछो। तो ये होता है कूलम्स लॉ। अगली क्लास में मिलेंगे अगली टॉपिक। आपने बढ़िया चेंज